So here we have one more example of liquidator. ABC Limited went into voluntary liquidation on 30th June 2016 when its balance sheet was as under. ABC लिमिटेड है वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रहा है. लिक्विडेशन की डेट हमें याद रखनी है ताकि जब एडिशनल इंटरेस्ट का पॉइंट आए डिबेंचर पे तो हमें ध्यान में रहे. तो वो डेट है तुम्हारी 30 जून 2016. हम अब देख लेते हैं लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम दिए हुए हैं, असेट्स में क्या क्या आइटम दिए हुए हैं. तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, फुल्ली पेड है. सबसे पहले हमें ये देखना है. इक्विटी है फुल्ली पेड 3 लाख रुपए. तो ठीक है. क्यों हम फुल्ली पेड देखते हैं? क्योंकि अगर पार्टली पेड शेयर्स है और हमें बोले कि मंगवाना है तो हमें पता चले कि हाँ भाई, तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना है तो रिमेनिंग अमाउंट हम मंगवाएंगे. अगर कुछ एरियाज दिया हुआ है और एरियाज रिकवर हो रहा है, अगर वैसा कुछ बोला है तो हम करते हैं. बट यहाँ पे फुल्ली पेड है यानी ऐसा कुछ नहीं आएगा. रिजर्व एंड सरप्लस को हम लिक्विडेटर के एग्जांपल में इग्नोर करते हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नेक्स्ट जो तुमको दिया हुआ है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 8% डिबेंचर्स. ये हम लिखेंगे डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस के अंडर. देन अदर लायबिलिटीज यू हैव इज क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 2 months सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविडेंट फंड. तो क्रेडिटर्स यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यानी ये तुम्हारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स हो जाते हैं. आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हम डिबेंचर में प्लस करते हैं. 2 months सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स एंड प्रोविडेंट फंड बोथ आर योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. सैलरी का पॉइंट आएगा तब हम देखेंगे कि भाई इतना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. ठीक है. अभी अप फ्रंटली दोनों ही क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं. देन असेट साइड पे तुमको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस. कैश बैलेंस हम एज इट इज ले लेते हैं हमेशा ही. बाकी के आइटम हम नीचे के रिवैल्यूड फिगर देखेंगे. ठीक है. रिवैल्यूड तो नहीं बोलेंगे, यानी हमने कितना असेट्स रियलाइज किया है वो फिगर हम देखेंगे. जितने पैसे हमें मिले हैं उतना ही हम रिसिट साइड पे लिख सकते हैं. ठीक है. तो वो हम जब असेट्स रियलाइज की वैल्यू आएगी तब चेक कर लेंगे. डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 31 दिसंबर 2016 और हमारा बैलेंस शीट का डेट है 30/6/2016, यानी 6 महीने का डिफरेंस है. तो 6 महीने बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दिए हैं और यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो कब तक का है, जून तक का. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स का जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनना बाकी रहता है वो हुआ एडिशनल इंटरेस्ट. हमने जैसे आगे समझा हुआ है, एडिशनल इंटरेस्ट हम तभी पे कर सकते हैं जब कंपनी के पास अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा हो. दैट विल चेक मीनवाइल व्हाइल डूइंग द सम. फिर नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं. ये तुम्हारा एक छोटा सा नया पॉइंट है. अपार्ट फ्रॉम लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन असेट्स रियलाइज, तुमको दो और पॉइंट्स हैं. The liquidator's remuneration is 2% of the amount realized by him and 4% on the amount paid to preferential creditors and 10% on the amount distributed to equity shareholders. तो ये वाला पॉइंट हम जब आएगा तब चेक करेंगे. The assets realized as follows: land and building 1,50,000, machinery 1,71,000, स्टॉक जो है वो है 1,55,000, फर्नीचर तुमको दिया हुआ है 4,000, डेटर्स जो है वो है 23,000 और हमें बोला गया है कि हमें लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है. हम चेक कर लेते हैं कि भाई एट प्रेजेंट ऊपर जो अमाउंट है वो सारे कवर हो गए हैं या नहीं हो गए. तो हाँ, सारे ही कवर हो गए. गुडविल हम यहाँ पे कंसिडर करते नहीं है. ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल.
Okay. So this is our example. We'll compare it with our question. सबसे पहली आइटम हम जो लिखते हैं रिसिप्ट साइड पे वो होता है कैश, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो कैश हमने डायरेक्टली यहाँ से 12,000 ले लिया, 12,000 जो है वो ले लिया है। सो वी हैव रिटन 12,000 रुपीज़। असेट्स रियलाइज की जो वैल्यू है वो हमें नीचे मिल गई है, तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम बैलेंस शीट की कोई भी फिगर को लेने वाले नहीं हैं। So land and building 1,50,000, machinery 1,71,000, stock जो है 1,55,000, furniture 4,000 and aiders 23,000. Goodwill हम लेते नहीं है। So total तुम्हारा जो आता है that is 5,03,000. यहाँ पे और कौन से फिगर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे और दो चीज़ें आ सकती है, दैट इज़ कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स। पर अपना इक्विटी शेयर्स जो है वो पार्टली पेड है ही नहीं, वो फुल्ली पेड है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 100 रुपीज़ पूरे के पूरे आ गए, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी पता चलेगा, और यहाँ पे फुल्ली पेड लिखा हुआ ही है। दूसरा एरियर्स रिकवरी का आता है, तो यहाँ पे अगर फुल्ली पेड है तो ना पार्टली पेड का फुल्ली पेड हो सकता है, ना एरियर्स की बात आती है। एरियर्स यानी उतना नहीं दिया है किसी ने, तो ये क्योंकि सारा पैसा मिल गया तो अब और यहाँ पे कोई भी पैसा आने का स्कोप नहीं है। तो टोटल अपने पास अब कितना पैसा है, 5,15,000। अब हम आ जाते हैं अपने क्रेडिट्स यानी पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम सिक्योर क्रेडिटर्स को पे करते हैं एंड वर्कमेंट्स के जो ड्यू होते हैं वो पे करते हैं। बट हमने पूरा क्वेश्चन गो थ्रू किया है, कहीं पे भी तुम्हारे सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है, ना तुम्हारे वर्कर्स के कोई ड्यूज बाकी है या कोई वर्कर के ड्यू बनते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट नहीं आता और सीधा हमने लिख दिया बाय लिक्विडेटर एक्सपेंस। तो लिक्विडेटर का एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। 1,000 जो है वो हमने लिक्विडेटर का जो एक्सपेंस है वो पे किया हुआ है। सो वी हैव डायरेक्टली रिटर्न इट कि भाई बाय लिक्विडेटर एक्सपेंस 1,000 रुपीज़। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि तुमको यहाँ पे बोला गया है द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम, यानी कि असेट रियलाइज बाय हिम। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है तुम्हारा 5,03,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो कितना आया 10,060। तो ये 5,03,000 का 2% अगर हम लेते हैं देन वी गेट 10,060, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि भाई 4% ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। 4% जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे लेना है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना बाकी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे कि भाई जितना भी आएगा उसका 4% हम लेंगे। एंड लास्ट आपको बोला गया है 10% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो तो भाई सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे अभी ये दोनों ही चीज़ें क्या कर देंगे हम, नहीं है ऐसा समझ के आगे चलते हैं, मैंने लिखा हुआ है इसलिए, अदरवाइज सिर्फ तुम्हारा कितना है 10,060। तो ये 660 और 17,662 के बाद में हम देखेंगे। तो अब नेक्स्ट आइटम वैसे ही अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ जाता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अगर हमने आइटम देखे हैं बैलेंस शीट में तो दो ही थे, एक था तुम्हारा सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स एंड दूसरा था प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम 10 साल पुराना 20 साल पुराना सभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कंसिडर कर सकते हो। और सैलरी ऑफ क्लर्क के लिए तुम्हारे पास दो रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई तुम एक्चुअल सैलरी दे सकते हो किसी भी क्लर्क की, बट वो 20,000 से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए, यानी एक एम्प्लॉय को तुम 20,000 से ज़्यादा दे सकते नहीं हो। और दूसरा जो है वो है 4 मंथ्स, यानी उसी एम्प्लॉय को तुम पिछले 4 महीने तक की सैलरी दे सकते हो, उसके पहले पहले का 1 रुपया या 1 करोड़ सभी क्या हो जाएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 मंथ की सैलरी बाकी है 3 क्लर्क की, 3 क्लर्क की सैलरी टोटल 13,500 यानी 20,000 का लिमिट खत्म।
एक की 20,000 की लिमिट है, यानी तुम 13,500 तो दे ही सकते हो क्योंकि तीनों की मिला के है। ऊपर से 2 महीने की है, 4 महीने की भी नहीं है, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर है, 3 क्लर्क की है, तुमको तो 20,000 पर क्लर्क अलाउड है। तो और 4 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिखा होता 5 मंथ्स तो हम ये निकालते कि 4 ही महीने का लेना है, 1 महीने का हम अनसिक्योर में डालेंगे। बट क्योंकि ये 4 महीने को एक्सटेंड नहीं कर रहा, पर क्लर्क 20,000 को तो कहीं एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा 13,500 यानी 13,500 तुम्हारा क्या हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया। So we have written 13,500 and provident fund का 3,000 as your preferential creditors, so total will be 16,500। अब वापस आ जाते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे 4% उन्होंने बोला था, तो भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है तुम्हारा 16,500। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16,500 उसका कितना बोला है 4%, तो हम यहाँ पे आएंगे 660 रुपीज़। तो ये तुम्हारा 660 क्या हुआ, तुम्हारा 4% लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हुआ, किस पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे। अब तक हमारा नॉर्मल आता था, असेट्स रियलाइज पे किया और लिख दिया। यहाँ पे अभी नीचे से जो फिगर आएंगे उसको याद रख के ऊपर परसेंटेज निकालना है। सो नाउ वी हैव टू अमाउंट्स, दिस टू, ठीक है, यानी ये और ये। बाकी का जो है 10% ऑन इक्विटी वो वाला बाद में आएगा, तब हम देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर होल्डर्स पे। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो तुमको बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिया था कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिबेंचर्स 50,000 रुपये आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे हम ये फॉर्मेट के हिसाब से सम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी सबसे ऊपर है, तुम इक्विटी नहीं लिख सकते हो। तुमको क्या करना है, दिमाग में फॉर्मेट याद रखना है और नीचे नीचे आते जाना है। ओके, प्रेफरेंशियल हो गया, अब डिबेंचर, डिबेंचर नहीं है तो चलो अनसिक्योर, डिबेंचर होगा ही सब में, ठीक है। तो डिबेंचर जो है वो कितना है 50,000, सो डायरेक्टली वी हैव रिटर्न 50,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ था नीचे ही हमें, तो वो हम सीधा का सीधा लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज़। सो वी हैव डायरेक्टली रिटर्न 4,000 रुपीज़। तुमको और एक एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ था, सबसे पहला, डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 31 दिसंबर 2016। डिबेंचर होल्डर्स को हमने 31 दिसंबर 2016 को पेमेंट किया है। ये बैलेंस शीट जो है वो 30 जून 2016 तक की है, 30 जून 2016 तक की है। यानी कि तुमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाया है वो भी जून तक का है, पर तुम तो डिबेंचर होल्डर को दिसंबर में पे कर रहे हो, तो तुम क्या दिसंबर तक का इंटरेस्ट नहीं दोगे, देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, इसलिए हम एडिशनली काउंट करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली एक रूल था अपना, अगर तुमको याद हो तो, हम सबसे पहले देखेंगे कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स, यानी हम सिर्फ अभी कितना लिखेंगे 50,000 और 4,000। फिर देखेंगे कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने हैं, उसको पे करने के लिए पैसे बचते हैं या नहीं बचते। अगर उसको पे करने के लिए पैसे नहीं बचते तो हम एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देंगे, या उसको पे करने के बाद कम बचते हैं तो जितना बचता है उतना एडिशनल इंटरेस्ट दे देंगे। फिर नीचे वाले को भूल जाने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, होते तो उसको भी भूल जाते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो भूल ही जाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई तुम्हारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है, यानी बाकी के क्रेडिटर्स कितने हैं। तो 2,36,500 इज योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट, अरे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 5,16,000 जो है वो तुम्हारे रिसिप्ट है। ये हमेशा कैलकुलेटर पे देखते रहने का। पेमेंट में तुम्हारा अब तक कितना आया, तो 1,000 रुपीज़ आया, फिर 28,382 है, ठीक है, नहीं 28,382 नहीं है अपने पास अभी इक्विटी शेयर होल्डर का रेम्यूनरेशन हमने नहीं पे किया है। कितना किया है, 10,060 और 660, तो 10,060 एंड 660, ठीक है। फिर नेक्स्ट कितना है तुम्हारा 16,500, ये तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स कितने थे तुम्हारे, 50,000 के डिबेंचर्स और 4,000 का तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक का हमने ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे। तो ये रिसिप्ट है माइनस, तुम क्या करोगे, चलो यहाँ पे यहाँ तक हम पेमेंट का टोटल कर देंगे, पेमेंट को टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका टोटल किया है मैंने, ठीक है, अब तक का जितना पैसा हमने यूज़ किया उसका टोटल किया है। तो हमने कितना यूज़ किया, 82,220। So do we have sufficient amount to pay our unsecured creditors? So we'll check कि ये माइनस करने के बाद हम unsecured creditors लिख लेते हैं। तो 2,36,500 यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि ये 4,32,000 बच रहे। सो विल गोइंग टू राइट 2,36,500। तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी हमने पे कर दिया। अब पैसा बच रहा है क्या, कितना बच रहा है, 1,69,280 तो बच रहा है, तो हम एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब ये जो एडिशनल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो 6 महीने का बाकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। 50,000 का 8% हम पूरे साल का देते हैं, तो 6 महीने का कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई 50,000 जो है तुम्हारे डिबेंचर्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, आधा करना है, ठीक है, आधा नहीं करना है, मंथ्स के हिसाब से लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो 6/12 क्योंकि 6 महीने का हम कर रहे हैं। तो कितना आया, 2,000 रुपये। सो विल सिंपली गोइंग टू राइट 2,000 रुपीज़। तो 50,000, 4,000 और 2,000 टोटल आता है 56,000। यहाँ पे अपने टोटल में हमने 50 और 4 लिख लिया था, 2,000 लिखना बाकी है। सो वी हैव रिटर्न 2,000 एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे तुम्हारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने हुए, 2,36,500, ठीक है। और ये तुमने अब तक जो पे किया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल बाहर आ गया, ये टोटल बाहर आ गया, अब तक इसका बाकी है। अब सिंपली हम वापस क्या करेंगे, तुमको किसको पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। कितना पे करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें 3 लाख रुपए की पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 3 लाख रुपए। और अपने पास कितने हैं कैसे पता चलेगा, तो अगेन हम क्या करेंगे, अब तक तो कैलसी पे तुम्हारा सब उड़ गया होगा, तो वापस हम कैलसी पे क्या करेंगे, 5,15,000 माइनस, चलो तुम्हारे साथ मैं भी पूरा वापस करती हूँ, माइनस हम क्या करेंगे, जितने भी फिगर्स हमें मिले हैं वो सब हम माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 1,000 रुपीज़, फिर आएगा तुम्हारा 1060 एंड 660, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। ये तो अभी आया नहीं है बेटा अपने पास, ये ब्लैंक है अपना, ठीक है, तो ये अभी हमें लिखना है। तो अपने पास सिर्फ अभी 2 फिगर्स है, ये भी बाद में आएगा, तो ये हम अभी नहीं लिख रहे। तो 1,000, 10,060, 660, 16,600, सॉरी 16,500 है वो, कितना है तुम्हारा 56,000, फिर कितना आया तुम्हारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स 2,36,500। इतना हमने क्या किया, ये रिसिप्ट था और ये पेमेंट है तुम्हारा टोटल। ये रिसिप्ट का अमाउंट जो है उसमें से पेमेंट माइनस किया, सो वी हैविंग राइट नाउ वी हैव 1,94,280। और अभी हमें सिर्फ इक्विटी को पे करना बाकी है, बट इक्विटी को कितना पे करना है, 3 लाख। तो प्रॉब्लम नहीं है, हम बचता है वो सारा इक्विटी को दे देते हैं। तो हम नॉर्मल सम होता तो ये 1,94,280 किसको दे देते, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देते। बट ये सम में अपने पास एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर जिसे देना है। अब याद रखो, पैसे अपने पास कितने बचे, इतने ही, तो इसमें से ही इक्विटी को देना है और इसमें से ही लिक्विडेटर को देना है। तुम ये इक्विटी को दोगे तो इसका 10% कैसे तुम दोगे और रेम्यूनरेशन। तो सिंपली हम क्या अज्यूम करेंगे, ये पैसा जो है उसमें इक्विटी और उसका 10% इंक्लूडेड है। यानी वी अज्यूम दैट कि इक्विटी शेयर होल्डर अगर 100 है तो लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है
कितना होगा तुम्हारा 10%, यानी इक्विटी पे तुम्हारा 10% होगा। और अपने पास टोटल कितना है, तो टोटल अपने पास है 110। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड एंड लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो ये कितना हुआ तुम्हारा टोटल 110। ठीक है, तो अपने पास अभी यहाँ पे कितना फिगर है, तो अपने पास है यहाँ पे 194,280, इतना तुम्हारे पास फिगर है। तो ये अगर हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कि 1,94,280 इज इक्वल टू 110, देन 10 इज इक्वल टू हाउ मच, और 1,94,280 इज इक्वल टू 110, देन 100 इज इक्वल टू हाउ मच। सो वी कैन सिंपली डू दैट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, अपोजिट वाली पार्टी। सो वी गॉट दिस अमाउंट। तुम यहाँ पे सिंपली इसमें से ये भी माइनस करोगे तो भी तुमको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। और अगर तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको वापस इक्वेशन रखना है, तो भी तुम रखोगे तो भी सेम अमाउंट ही आएगा, तो भी तुम्हारा अमाउंट सेम आया। तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स है, सो व्हाट विल गोइंग टू डू, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं राउंड फिगर में। तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो 17,662 जो है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का रेम्यूनरेशन जो उसको ऊपर से मिला वो, और 17,6618 जो है वो तुमको जो मिल रहा है वो है तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट। तो ये हमने वहाँ पे रिस्पेक्टिव जगह पे लिख दिया। तो इक्विटी का ये आया और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ये आया। अब तुम देखोगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तुम्हारे टैली हो जाएंगे। ठीक है, यानी तुम्हारा पेमेंट जो है वो तुम्हारी रिसिप्ट से एक्सीड होना चाहिए नहीं। ओके, सो विद दिस विल